हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बेसिकली कवर करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में मेनली अपन देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को अपन तीन मेजर पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा दोस्तों आपको पता होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास को। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये लेक्चर सीरीज चलेंगी, आपको पूरा सिलेबस अपन अच्छे से कवर करेंगे ए से लेकर जेड तक के। तो जितने भी पोर्शन आते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको मैं बता दूँ, आपने जो प्राचीन भारत के इतिहास में आप पढ़ते होंगे जितना भी है दोस्तों, जैसे प्राचीन भारत के सोर्स के बारे में सबसे पहले अपन आज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और उसी में अपन बात करेंगे अलग अलग प्राचीन भारत को कितने भागों में अपन ने बांटा गया है, वो भी बात करेंगे। और दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में अपन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो राजपूत वंशों की जो उत्पत्ति हुई थी जो प्राचीन भारत के इतिहास में, वहाँ तक के अपन टाइम पीरियड पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा, जैसे ही हमारा जब भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण होगा ठीक है, तो वहीं से अपन स्टार्ट कर देते हैं हमारे मध्यकालीन भारत को, जिसका जो दोस्तों टाइम पीरियड आपको पता होगा मध्यकालीन भारत का कहाँ तक चलता है। तो मध्यकालीन भारत में अपन दो मेजर राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, दो बोलना चाहिए दिल्ली सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल के बारे में अपन अध्ययन करते हैं मध्यकालीन भारत में। तो इसे 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक अपन ये पढ़ते हैं, जब औरंगजेब की मृत्यु तक अपन मध्यकालीन भारत का इतिहास को कवर करते हैं। और वहीं बात करते हैं अपन आधुनिक भारत की, तो 1707 से लेकर जो आज़ादी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं क्रांतिकारियों के द्वारा, उन्हें अपन देखते हैं आधुनिक भारत में। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के सोर्स क्या क्या है, अर्थात कि हमें किन किन चीज़ों से ये पता लगता है कि हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है हमें कैसे जानकारी इसके संबंध में प्राप्त हुई। तो इसके लिए दोस्तों आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक। अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरे साथ बने रहें, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो इसमें अपन जो मेजर सोर्स है उनको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत अर्थात लिटरेचर, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इन्हें बोला जाता है। साहित्यिक स्रोत की बात करें दोस्तों, तो साहित्यिक स्रोत में अपन मेनली तीन भागों में इन्हें डिवाइड करते हैं फिर से, क्योंकि साहित्य वो होता है जिन्हें स्क्रिप्ट या जिन्हें लिखा जाता है बुक के फॉर्म में या ग्रंथ के फॉर्म में, उन्हें अपन साहित्य बोलते हैं। और पुरातात्विक स्रोत की बात करें अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करेंगे, तो ये दोस्तों अधिकतम पत्थरों पर, मूर्तियों पर, सिक्कों पर ये खुदवाए जाते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत को अपन ने मेनली तीन भागों में डिवाइड किया है। एक धार्मिक स्रोत है, गैर धार्मिक स्रोत की बात करेंगे अर्थात रिलीजन सोर्सेस, नॉन रिलीजन सोर्सेस, और फॉरेनर्स ट्रेवलर का जो स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है अर्थात विदेशी यात्रियों का विवरण में अपने जो उस समय के भारत का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया, अर्थात जो जो भी भारत की जो घटनाएं थी उनको अपने ग्रंथों के द्वारा उन विदेशी यात्रियों ने लिखा है स्क्रिप्ट के फॉर्म में, तो उन्हें अपन साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। तो आगे बात करेंगे अपन अब, अगला है हमारा धार्मिक स्रोत की। तो आपको पता हो दोस्तों, धार्मिक स्रोत की अगर बात करें तो धर्म के आधार पर अर्थात रिलीजियन सोर्स पे उस टाइम में जो बेसिकली ब्राह्मण साहित्य अर्थात जो ब्राह्मण धर्म था उसके साहित्य है, उनको अपन ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। बौद्ध धर्म के साहित्य काफ़ी फेमस हुए उस समय। जैन धर्म अपन पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में ही अपन बौद्ध धर्म जैन धर्म का अध्ययन करते हैं। तो इन्हीं के समय कुछ साहित्य लिखे गए, उन्हीं साहित्य के माध्यम से हमें उस टाइम के भारत की हमें जानकारी मिलती है कि उस समय का भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा ब्राह्मण साहित्य जिसे अपन धार्मिक ग्रंथ भी बोला जाता है। ठीक है, ये मेनली वेद,
ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग। वेदांग क्या होता है दोस्तों? बेसिकली वेदों को जानने के लिए ही ये व्याकरण बोलना चाहिए अपन वेदों की, उन्हें वेदांग बोलते हैं। सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र बहुत सारे, जैसे महाभारत, ठीक, रामायण, ये सारे महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं और कुछ धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सारी कैटेगरी को अपन ब्राह्मण साहित्य में, साहित्य के अंदर रखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, वेद बेसिकली हमारे कितने हैं? 4 हैं। अपन वैदिक पीरियड में इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अपने वेद को रखा गया है, और वेदों के ही जो दूसरा सब विभाजन है बोलना चाहिए, उसे अपन ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेद है हमारे, अरण्यक है, ब्राह्मण साहित्य है और उपनिषद है, इन तीनों को मिलाकर हमें किस समाज के बारे में जानकारी मिलती है या किस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है? अगर एक क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? वेदों से जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे अपन अब। तो अब याद रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ को बेसिकली क्या बोला जाता है? पिटक बोला जाता है। अन्य लैंग्वेज में इन्हें पिटक बोला जाता है, और इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उन्हें अपन 3 भागों में पढ़ते हैं बेसिकली। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? अब वो नाम याद रखना, इन्हें त्रिपिटक भी बोलते हैं, ठीक है। 3 पिटक है, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं? 3 पिटक बोलते हैं। अब कौन कौन से 3 पिटक है आप उनको याद रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। पहला है सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये बेसिकली बौद्ध धर्म के 3 पिटक माने गए हैं, अर्थात जो रिलीजियन है बौद्ध रिलीजियन, उसके 3 पिटक को में जितना भी बौद्ध धर्म है उन्हें संकलित किया गया है। बेसिकली सूक्त पिटक की बात करेंगे अपन, तो इसमें सूक्त पिटक में क्या है दोस्तों? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है, अर्थात भगवान बुद्ध के द्वारा जो दी गई शिक्षा उस समय की थी, उन्हें कहाँ संकलित किया गया है? तो आप याद रखेंगे सूक्त पिटक में संकलित किया गया है। अगला है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या होता है? बौद्ध संघ के जितने भी नियम और कानून हैं उनके बारे में, बौद्ध धर्म के नियम के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? विनय पिटक से मिलती है। और अभिधम पिटक, ये सबसे लास्ट में इसे ऐड किया गया बौद्ध धर्म में। दोस्तों आपको याद रखना है, अभिधम पिटक जो था इसे अशोक ने ही लिखवाया था अपने शासनकाल में। इसमें क्या है? बेसिकली इसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है अशोक के समकालीन जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनके जीवन का हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलता है, अर्थात अशोक के समय जितने बौद्ध भिक्षु हुए हैं उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिधम पिटक से मिलती है। यहीं से दोस्तों बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, आपको याद रखना है वो, कि जो बौद्ध धर्म की अर्थात बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ पर वर्णित की गई, अर्थात इसका वर्णन कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखेंगे जातक कथाएं, एक आप ये शब्द को याद रखेंगे, जातक कथाएं एक कथाएं है जिसमें बौद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। और जब बौद्ध धर्म में आप पढ़ेंगे दोस्तों तो काफ़ी डिटेल में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन अब किसकी? हमारा दूसरा है जो साहित्यिक स्रोत में, वो है हमारा जैन धर्म की। जैन धर्म की बात करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है, कुछ फैक्ट है जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों सूक्त पिटक जो पहला पिटक था बौद्ध धर्म का, उसकी रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा बौद्ध भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य या प्रथम शिष्य जो आनंद था, उसी ने सूक्त पिटक की रचना की थी। दूसरा है विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, आपको याद रखना है। और अभिधम पिटक जो अशोक के शासनकाल में इसकी रचना की गई, इसकी रचना मोगली पुत्ततिक्स ने की थी। सॉरी, इसका जो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप याद रखेंगे। मोगली से अगर आप याद रखते तो आपको आसानी होगी याद रखने में। तो अर्थात अभिधम पिटक की रचना किसने की? तो आप याद रखना है सीधे सीधे मोगली ने की, ठीक है। यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपको ये याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला है हमारा साहित्यिक स्रोत में जैन धर्म अर्थात जैन ग्रंथ। दोस्तों जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन ग्रंथ भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट धर्म प्राचीन भारत में जो प्राचीन काल में उद्गत हुआ था, ठीक है।
जैन ग्रंथ को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपको पता होगा बौद्ध ग्रंथों को अपन ने अभी अभी पढ़ा पिटक बोलते हैं, उसी प्रकार से जैन ग्रंथों क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसा करिए कि आप कंपैरिजन में ही कोई भी चीज़ आपको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जैन ग्रंथों को अपन आगम बोलते हैं और जैन ग्रंथ की रचना बेसिकली कौन सी भाषा में की गई, प्राकृत भाषा में की गई। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ की बात करें अपन तो बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई, तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से जो बौद्ध ग्रंथ की रचना वो किस भाषा में की गई थी, वो पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा दोस्तों काफ़ी सरल लैंग्वेज थी उस समय। क्या था अपन डिटेल में बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ में, यहाँ पर उसे बताऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ की जो लैंग्वेज है वो किस भाषा में लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ वो पाली भाषा में लिखे गए, और जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन सा है, पूवो है, और इसकी रचना ही किसने की, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बोला जाता है और इसे वास्तविक तीर्थकर भी बोला जाता है, किसे, महावीर स्वामी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6वीं शताब्दी में एक जैनों की द्वितीय संगति होती है, महासंगति भी जिसे बोला जाता है, जो वल्लभी गुजरात में आयोजित की जाती है। इसी संगति में दोस्तों आपको याद रखना है बच्चा कि जैन भिक्षुओं को ग्रंथों में लिखा गया, मतलब जैन शिक्षाएं जो थी, जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थी उन्हें ग्रंथ में संकलित कौन सी संगति में किया गया था, तो द्वितीय महासंगति में किया गया था, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर हुई थी, तो वल्लभी गुजरात में हुई थी 6वीं शताब्दी में। इतनी बात आपको अगर समझ में आई होगी तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टाइप है विदेशी यात्रियों का विवरण, अर्थात अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण, अर्थात कि दूसरा हमारा जो सोर्स है वो आता है। उस समय भारत में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसके लिए भारत काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। आज के टाइम की अगर इकोनॉमी की बात करें, और आज के टाइम इकोनॉमी क्या है हमारी, 7% 8% मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी हुआ करती है। उस समय की बात करें तो दोस्तों भारत की इकोनॉमी, अर्थात भारत इतना समृद्धशाली था कि उस समय जो भारत की इकोनॉमी 27% हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ठीक है, भारत का कंट्रीब्यूशन 27% था, उसके बाद चाइना का नंबर आता था, अमेरिका, यूरोप, इन सब का कहीं भी नंबर नहीं आता था। इनकी कोई भी विकसित सभ्यता नहीं थी, बिल्कुल भी ये विकसित नहीं थे। अब क्या ही बोलो इनके बारे में। तो आगे अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन विदेशी यात्रियों का विवरण। तो समय समय पर काफ़ी विदेशी यात्री भारत में बोलना चाहिए विचरण करने आए थे। तो उसी में सबसे पहले यूनानी यात्री के बारे में बात करते हैं। यूनान से ही यात्री आए थे, जैसे कि टेसियस, ठीक है, हेरोडोटस, निरियाकस और आस्टियोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, हेरोडोटस, टेसियस, और ये सारे के सारे कौन से थे, यूनानी यात्री उस समय भारत में आए थे। ये दोस्तों सारे के सारे जब सिकंदर आता है उससे पहले भारत में आए थे, आपको याद रखना है। और हेरोडोटस का इम्पोर्टेंट यहाँ से बन जाता है क्योंकि इसी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसे हिस्टोरिका बोला जाता है। इसी के कारण दोस्तों इसे हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। आपको ये भी याद रखना है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, तो हेरोडोटस को बोला जाता है। आगे बात करते हैं अपन चीनी यात्रियों की। तो चीनी यात्रियों में कौन कौन से आए, चीनी यात्रियों के क्रम में सबसे पहले जो यात्री आए भारत में, फाइयान, ह्वेनसांग, सुंग, ठीक है, और इत्सिंग आए। ये 4 मेनली चीनी यात्री भारत में आए थे और उस समय के भारत के बारे में अपने ग्रंथों में या अपने बुक में विवरण किया था, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। वहीं अब आपने सुना होगा फाइयान के बारे में। तो फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइयान आपको पता होगा गुप्त वंश का ही सम्राट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है फाइयान। ठीक है, बेसिकली 6वीं शताब्दी में आता है फाइयान भारत, आपको ये याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में तो आता ही आता है। दूसरी यह बात करते हैं ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। बेसिकली हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का एक शासक होता है। पुष्यभूति वंश आप जब आगे पढ़ेंगे तो इस राजवंश के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो अगला है सुंग,
ये भी चीनी यात्री था। और इत्सिंग ये भी चीनी यात्री था। ठीक है दोस्तों, आप फाहियान के द्वारा रचित जो भी ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, चीनी यात्री आया था तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था बेसिकली। और इसने अपने जो बुक में या अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज का एवं संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा बखान किया है। अर्थात इसने इसके अनुसार मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा सुखी और समृद्ध हुआ करती थी। फाहियान के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। वहीं बात करते हैं अपन अब ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग आपको जैसा कि मैंने बताया हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का एक शासक था। ये बेसिकली दोस्तों ह्वेनसांग की बात करेंगे तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आता है। 629 के लगभग ईस्वी में ये भारत आता है। और ये भारत में दोस्तों 15 वर्षों का तक ठहरता है। इतना अति प्रिय लगने लगता है इसको भारत कि यहाँ पर 15 वर्षों तक रुकता है। ठीक है। और ये इसने बेसिकली उस समय का जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हमारा और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करने आता है। और भारत के जो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को एकत्रित करके अपने साथ चाइना ले जाता है। और वहाँ पे चाइना में क्या करता है, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो बेसिकली ये सारे अपने विदेशी यात्रियों का विवरण में हमें जानकारी मिलती है अपने प्राचीन भारत के इतिहास की। आगे कुछ मुस्लिम शासक भी भारत आए, जैसे कि अल बरूनी आया भारत। ठीक है। और उसी के बाद बात करते हैं जिसे अरब भी बोलते हैं। अल बरूनी दोस्तों आपको पता होगा महमूद गजनवी जब भारत में आएगा उसके साथ आता है ये अल बरूनी। ठीक है। और अरबी भाषा में इसकी एक बुक लिखी है जिसे किताब उल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दोस्तों हिंदी में इसे भारत की खोज भी बोला गया है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है। तो अल बरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई वो उसका नाम क्या है? किताब उल हिंद। आगे बात करेंगे दोस्तों अल मसूरी की। ये भी मुस्लिम यात्री था, भारत में आया। एक है फिरदौसी और एक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इब्न बतूता। आपको याद रखना है इब्न बतूता का नाम, जो मुस्लिम यात्री था भारत में आता है ये इब्न बतूता। ठीक है। और इसके द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी दोस्तों वो उसका नाम है रिहला, जिसमें उसने अपने पूरे यात्रा का वृतांत किया है। रिहला एक बुक है उसके बारे में इब्न बतूता में। और ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक इसे क्या बना देता है? दिल्ली का काजी बना देता है, जिसे काजी बेसिकली क्या होता है दोस्तों? न्यायाधीश होता है। तो आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूँ कि इब्न बतूता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विदेशी यात्री आता है, फॉरेनर्स आता है जो भारत में आते हैं। ठीक है। ये बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है भारत में। और इतना उसे प्रिय लगने लगता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि इब्न बतूता को दिल्ली का उसे काजी ही नियुक्त कर देता है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन अब कुछ गैर धार्मिक स्रोत की बात कर लेते हैं, अर्थात नॉन रिलीजियन सोर्सेस कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। आपको पता होगा सबसे फेमस बुक अर्थशास्त्र जिसकी रचना किसने की? चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र बेसिकली दोस्तों इसके लेखक है कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य बोला जाता है, आपको याद रखना है। और ये इस बुक अर्थात इस किताब का संबंध आपको पूछेगा, कई बार एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। बेसिकली इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध राजनीति से है, अर्थात अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। और इसके अर्थशास्त्र से हमें बेसिकली मौर्य काल के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, आपको मौर्य युग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला है मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, आपको ये याद रखना है। इंडिका अर्थात मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। और इसमें भी जो है मौर्य समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है उस समय के। दूसरा है पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई, ये एक महाकाव्य है जिसे पतंजलि ने रचना किया था महाभाष्य की। और अगला है विशाख दत्त ने दोस्तों मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर से एग्जाम में पूछा जाता है।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना बेसिकली किसने की? विष्णु शर्मा ने की। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है जिसे महाकवि कालिदास ने इसकी रचना की थी। और पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, ठीक है, आपको याद रखना है अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और इसमें दोस्तों अष्टाध्यायी में आपको याद रखना है मौर्य के पहले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थात जब मौर्य वंश आया था उसके पहले के जितने भी वंशज है, जैसे हर्यक वंश हो गया, घनानंद का नंद वंश, शिशुनाग वंश, इन सारे के बारे में जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। और एक इसमें बुक है दोस्तों, आपको याद रखना है कलहण, अर्थात एक कलहण लेखक था, उसके द्वारा रचना की गई थी राज तरंगिनी की। कौन सी बुक है? राज तरंगिनी, जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो राज तरंगिनी की रचना किसने की थी आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आपको बताना है कलहण के द्वारा की गई थी। और इसे किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना है कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो कलहण के द्वारा रचित राज तरंगिनी से मिलती है। तो आगे बात करेंगे अपन आप कुछ और सोर्स। तो दोस्तों हमारा तीसरा सोर्सेज है पुरातात्विक सोर्स, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो इसमें बेसिकली आपको अभिलेख के बारे में पढ़ना होगा। अभिलेख आपको पता होगा भारत में सबसे ही प्रचलित अभिलेख किसे माना जाता है? अशोक के अभिलेख को माना जाता है। सिक्के के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। कौन से आते हैं? कुछ सिक्के का वर्णन, सिक्के मिले हमें, उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिक्के में दोस्तों आपको सबसे प्राचीनतम सिक्के अगर एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखना है सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे? तो आहत सिक्के थे सबसे प्राचीनतम सिक्के। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। लेकिन भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बताना है हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। और बात करें सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए तो बेसिकली आपको 3 टर्म में इसको याद रखना है। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए, सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के तो चलाए थे बच्चा, लेकिन इन्होंने सोने के सिक्के में कुछ कॉपर का यूज़ करके सिक्के बनाए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, आपको याद रखना है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो गुप्त वंश अर्थात गुप्त काल में चले थे, आपको याद रखना है। कुछ हमें मूर्तियों से भी जानकारी मिलती है, आपको पता होगा। और मूर्तियों की बात करें तो दोस्तों 1st शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में एक शासन आएगा, कनिष्क, उसके शासनकाल में अर्थात कनिष्क के शासनकाल में भारत में मूर्ति कला का प्रचलन हुआ। और जो भारत की मूर्ति कला का दोस्तों 2 भागों में अपन इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक गांधार शैली जो कि पूरी यूनानी पद्धति अर्थात यूनानी शैलियों पर आधारित थी, इसलिए अपन यूनानी शैली भी इसे बोलते हैं। और दूसरी थी मथुरा शैली जो कि स्वदेशी शैलियों पर आधारित थी। तो यहाँ तक अपन ने कुछ सोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो लेक्चर। आगे बात करते हैं प्राचीन भारतीय के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इन्हें अपन बेसिकली व्रत 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अतैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों इन्हें डिवाइड करने का मकसद ये है कि अर्थात इन्हें अपन जो लेखन के आधार पर इन्हें अपन अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। बोलने का तात्पर्य ये है कि जिस काल में लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उसके आधार पर हमें इन्हें 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो इस काल में उस काल को प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है जिसमें मनुष्य ने अपनी घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, अर्थात कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो उस काल को अपन प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और जिस काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलना चालू हो जाएंगे तो उसी काल को अपन क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। लेकिन दोस्तों इस काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ने में सफलता अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो उस काल को अपन आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और तीसरा है हमारा हिस्टोरिक पीरियड अर्थात ऐतिहासिक काल। तो इस काल में दोस्तों मनुष्य के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उस मनुष्य ने क्या काम किया है? उन्हें लिखित साक्ष्य के रूप में डिस्क्राइब भी किया है और उन्हें पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हो गई है।
तो उन्हें ऐतिहासिक काल में रखा गया है। बेसिकली ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 600 BC के बाद का समय अपन ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। जैसे कि मौर्य साम्राज्य हो गया और बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, ये सारे के सारे अपन ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और वहीं अपन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो दो सभ्यता मेनली जो भारत में विकसित हुई, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। इनके बारे में अपन आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात फर्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। बेसिकली दोस्तों इस काल में जो मनुष्य शिकारी हुआ करता था, कोई सभ्यता डेवलप नहीं हुई थी, तो इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और इन्हीं दो भागों में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना वृद्ध या इतना लार्ज टाइम पीरियड है कि इन्हें अपन दो भागों में पढ़ते हैं। जो है पहला पाषाण युग, जिसे स्टोन एज भी बोलते हैं, और दूसरा है ताम्र युग, अर्थात जब मनुष्य तांबे का यूज़ करके हथियार बनाएगा तो उसे अपन ताम्र युग बोलेंगे। और जब जो मनुष्य के द्वारा औजार काहे के बनाए गए थे, पत्थर के बनाए गए, तो उसे अपन पाषाण युग की संज्ञा दी गई है। पाषाण युग को फिर से अपन 3 भागों में डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इनको भी डिस्क्राइब करने का कारण यही है कि जिस काल में आग का आविष्कार होगा उसे अपन पूरा पाषाण काल बोलेंगे। लेकिन दोस्तों इस काल में जो मनुष्य ने आग का आविष्कार तो किया था, लेकिन उन्हें उपयोग के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। और औजारों के साइज के आधार पे भी अपन ने इस कालों का निर्धारण किया है। मतलब जब औजारों का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसे अपन पूरा पाषाण काल बोलेंगे। वहीं औजारों का साइज अगर थोड़ा छोटे आकार की बात कर लेंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल बोलेंगे। ठीक है, और इसी काल में दोस्तों मनुष्य पशुपालन की शुरुआत करता है। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, जहाँ पर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो वो नवपाषाण काल में हुआ। और इसी काल में जब पहिए का आविष्कार हो जाता है, जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करने चालू कर देता है, तो यहीं से जो है सभ्यताएं विकसित होना प्रारंभ करने लगती है, यहीं से सभ्यताएं डेवलप्ड होना चालू कर देती है। और यहीं पर दोस्तों मनुष्य पशुपालन की भी शुरुआत कर देता है। धीरे धीरे दोस्तों मनुष्य एक तरीके से कहा था शिकारी हुआ करता था। शिकारी से क्या हुआ, पशुपालन करना प्रारंभ किया और फिर कृषि पालन करना प्रारंभ किया। तो इसी प्रकार से अपन मनुष्य के विकास का क्रम भी देखेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए। और आपको अपन ये गारंटी दिलाते हैं कि आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाने का प्रयास हम करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।